विजयी योद्धा पहले जीत हासिल करते हैं, फिर युद्ध करते हैं। पराजित योद्धा पहले युद्ध करते हैं, फिर जीत खोजते हैं। जब आप शक्तिशाली हों तो दुर्बल दिखें, और जब आप दुर्बल हों तो शक्तिशाली दिखें। भाग 1। प्रिय दर्शकों, जब भी हम युद्ध के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में तलवारों की खनक, रणभूमि की धूल और वीर सैनिकों की गर्जना की एक विविध छवि उभरती है। ऐसा लगता है मानो युद्ध केवल शक्ति और शौर्य का खेल हो। लेकिन क्या ऐसा सच है? नहीं। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के महान चीनी रणनीतिकार और दार्शनिक सन टीजेड्यू हमें एक बिल्कुल नई दृष्टि देते हैं। उनकी अमर कृति द आर्ट ऑफ वॉर हमें बताती है कि असली युद्ध रणभूमि में नहीं, बल्कि मन और मस्तिष्क में लड़ा जाता है। इस महान ग्रंथ के पहले 3 अध्याय लेइंग प्लान्स, योजना बनाना, वेजिंग वॉर, युद्ध करना, और अटैक बाय स्ट्रैटेजम, रणनीति से आक्रमण करना, किसी भी विजय की असली नींव रखते हैं। यही वो आधार है जो आगे की विजय या पराजय को तय करता है। इन अध्यायों का सार एक ही है, युद्ध रणभूमि में पहुंचने से पहले ही जीत लिया जाता है, यदि हमारी योजना, आकलन और तैयारी सही हो। क्या यह वाक्य हमारी आत्मा को नहीं छूता? क्या यह हमें नहीं बताता कि हर बड़ी सफलता के पीछे एक गहन, मौन तैयारी होती है? 1. लेइंग प्लान्स, प्रारंभिक योजना और आकलन। सन टीजेड्यू कहते हैं, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन, हर युद्ध छल पर आधारित है। यह सुनकर मन में एक पल के लिए ठहराव आ जाता है। छल? क्या युद्ध केवल वीरता से नहीं जीता जाता? यहां सन टीजेड्यू हमें कोई कुटिलता नहीं सिखा रहे, बल्कि एक गहरा रहस्य खोल रहे हैं। वे समझाते हैं कि युद्ध की शुरुआत किसी भी भौतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि एक गहन मानसिक प्रक्रिया से होती है। युद्ध के 5 मूलभूत तत्व हैं जो इसकी नींव रखते हैं। द मोरल लॉ, नैतिक नियम, यह शासक और प्रजा के बीच के गहरे तालमेल को दर्शाता है, जहां लोग अपने नेता के उद्देश्य से पूरी तरह सहमत होते हैं और किसी भी खतरे की परवाह किए बिना उसका पालन करने को तैयार रहते हैं। आधुनिक संदर्भ में यह एक संगठन में नेतृत्व और कर्मचारियों के बीच साझा विश्वास और उद्देश्य को दर्शाता है, जहां हर कोई एक ही लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध होता है। हेवन, स्वर्ग, इसमें दिन और रात, ठंड और गर्मी, और बदलते समय और मौसम जैसे प्राकृतिक तत्व शामिल हैं। यह बाहरी, अनियंत्रित परिस्थितियों और बाधाओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता का प्रतिनिधित्व करता है। आज के व्यवसाय में यह बाजार के रुझानों, आर्थिक चक्रों, तकनीकी परिवर्तनों और नियामक वातावरण को समझने जैसा है। अर्थ, पृथ्वी, यह भूभाग और भौतिक वातावरण से संबंधित है, जिसमें दूरी, खतरा और सुरक्षा, खुला मैदान और संकीर्ण मार्ग शामिल हैं। यह आपके प्रतिस्पर्धी परिदृश्य, आपूर्ति श्रृंखलाओं, बुनियादी ढांचे और भौगोलिक पहुंच को समझने में अनुवाद करता है। द कमांडर, कमांडर, यह सेनापति के गुणों को दर्शाता है, ज्ञान, ईमानदारी, परोपकार, साहस और कठोरता। एक सच्चा लीडर वह है जो समस्या को सभी कोणों से देखता है और निर्णायक रूप से कार्य करता है, अपनी टीम को प्रेरित और एकजुट रखता है। मेथड एंड डिसिप्लिन, विधि और अनुशासन, इसमें सेना को उसके उचित उपखंडों में व्यवस्थित करना, अधिकारियों के बीच रैंकों का स्नातक, आपूर्ति मार्गों का रखरखाव और सैन्य व्यय का नियंत्रण शामिल है। यह एक मजबूत संगठनात्मक संरचना, स्पष्ट भूमिकाओं और कुशल प्रक्रियाओं के महत्व पर जोर देता है। सन टीजेड्यू का सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, यदि तुम शत्रु को जानते हो और स्वयं को भी जानते हो तो 100 युद्धों का परिणाम कभी भयावह नहीं होगा। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक मंत्र है। आज के युग में यह आत्ममूल्यांकन और प्रतिस्पर्धियों को समझने के महत्व पर जोर देता है, जिससे आप अपनी ताकत का लाभ उठा सकें और कमजोरियों को दूर कर सकें। धोखे का सिद्धांत, जैसे जब हमला करने में सक्षम हो तो असमर्थ दिखना, जब अपनी सेना का उपयोग कर रहे हो तो निष्क्रिय दिखना, आधुनिक व्यवसाय में भी लागू होता है। यह प्रतिस्पर्धियों को गुमराह करने और धारणाओं में हेरफेर करने के बारे में है, लेकिन नैतिक रूप से इसे सकारात्मक धोखे के रूप में देखा जा सकता है, जहां आप बिना नुकसान पहुंचाए या प्रतिष्ठा को धूमिल किए रणनीतिक लाभ प्राप्त करते हैं।
उदाहरण के लिए, एक छोटी कॉफी शॉप ने गुप्त घटक की अफवाह फैलाकर ग्राहकों को आकर्षित किया, जिससे बिना उत्पाद बदले प्रतिस्पर्धी लाभ मिला। यह धोखा देने के बारे में नहीं है, बल्कि कथा और धारणा को आकार देने के बारे में है। 2 वेज इन वॉर, युद्ध का मूल्य और उसकी लागत। दूसरे अध्याय में सन टीजेड्यू एक गहरी और मार्मिक चेतावनी देते हैं, किसी भी देश को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध से लाभ नहीं हुआ है। इस एक वाक्य में उन्होंने युद्ध के हर दर्द को समाहित कर दिया है। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, बल्कि अर्थव्यवस्था भी टूट जाती है, खेत बंजर हो जाते हैं और एक पूरी पीढ़ी का भविष्य खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए वे कहते हैं कि युद्ध जल्दी और निर्णायक होना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह सबक कितना प्रासंगिक है। हम अक्सर छोटी छोटी बातों पर घंटों बहस करते रहते हैं, अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद करते हैं। सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं कि हर संघर्ष की एक लागत होती है। जब हम किसी विवाद को अनावश्यक रूप से खींचते हैं, तो हम अपनी मानसिक शांति, रिश्तों और संसाधनों को खो देते हैं। 1,00,000 पुरुषों की सेना जुटाने में प्रतिदिन 1000 औंस चांदी का खर्च आता है, जो दर्शाता है कि शक्ति का प्रदर्शन भी अविश्वसनीय रूप से महंगा है। संसाधन प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। सन टीजेड्यू सलाह देते हैं कि घर से युद्ध सामग्री लाओ, लेकिन दुश्मन पर चारागाह करो। इसका अर्थ है कि अपने संसाधनों को बचाते हुए बाहरी लाभों या प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों का लाभ उठाना। वे कहते हैं कि दुश्मन के प्रावधानों का एक गाड़ी भर अपने 20 के बराबर है, जो इस दक्षता को उजागर करता है। यह आज के व्यवसाय में साझेदारी, अधिग्रहण या ओपन सोर्स टूल का उपयोग करके लागत कम करने जैसा है। 3 अटैक बाय स्ट्रैटेजम, चालाकी से विजय। तीसरे अध्याय का मर्म अत्यंत गहन और भावनात्मक है। सन टीजेड्यू कहते हैं, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। युद्ध की सर्वोच्च कला यह है कि शत्रु को बिना लड़े ही वश में कर लिया जाए। क्या इससे बड़ा कोई और भाव हो सकता है? बिना एक बूंद खून बहाए, बिना तलवार उठाए यदि शत्रु आत्मसमर्पण कर दे, तो उससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? सन टीजेड्यू का मानना है कि दुश्मन के देश को पूरा और अक्षत लेना और उसे नष्ट करने के बजाय एक पूरी सेना को फिर से कब्जा करना बेहतर है। यहाँ वे हमें विजय के 3 स्तर बताते हैं, जो सबसे वांछनीय से लेकर सबसे कम तक हैं। सर्वोच्च रूप, दुश्मन की योजनाओं को विफल करना, शत्रु की रणनीति को उसके निष्पादन से पहले बाधित करना। अगला सर्वश्रेष्ठ, दुश्मन की सेनाओं के जंक्शन को रोकना, शत्रु को अपनी शक्ति को मजबूत करने या अपनी सेनाओं को संयोजित करने से रोकना। अगला क्रम में मैदान में दुश्मन की सेना पर हमला करना, प्रत्यक्ष जुड़ाव, एक कम पसंदीदा लेकिन कभी कभी आवश्यक दृष्टिकोण। सबसे खराब नीति, किलेबंद शहरों को घेरना, अत्यधिक महंगा, समय लेने वाला और महत्वपूर्ण हताहतों का परिणाम। इसका गहरा संदेश है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है। आज के दौर में यह बातचीत, रणनीतिक गठबंधन और मनोवैज्ञानिक लाभ के माध्यम से उद्देश्यों को प्राप्त करने जैसा है, बजाय सीधे टकराव के। यह हमें सिखाता है कि सच्ची जीत वह है जो हमारे दिल और दिमाग से आती है, न कि केवल हमारी ताकत से। स्वयं और शत्रु को जानने का महत्व। इस अध्याय में युद्ध कला के सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण सूक्तियों में से एक शामिल है। यदि आप दुश्मन को जानते हैं और खुद को जानते हैं, तो आपको 100 युद्धों के परिणाम से डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप खुद को जानते हैं लेकिन दुश्मन को नहीं, तो हर जीत के लिए आपको एक हार भी झेलनी पड़ेगी। यदि आप न तो दुश्मन को जानते हैं और न ही खुद को, तो आप हर युद्ध में हार जाएंगे। यह सिद्धांत रणनीतिक सफलता के लिए मौलिक है, जो सटीक आत्मधारणा और व्यापक खुफिया जानकारी एकत्र करने पर जोर देता है। आधुनिक व्यवसाय में इसका अर्थ है गहन बाजार अनुसंधान करना और अपनी क्षमताओं का आंतरिक ऑडिट करना। नेतृत्व और राज्य की ताकत। सेनापति को राज्य का गढ़ माना जाता है। एक पूर्ण गढ़ एक मजबूत राज्य सुनिश्चित करता है, जबकि एक दोषपूर्ण गढ़ कमजोरी की ओर ले जाता है। शासक अपनी सेना पर दुर्भाग्य ला सकते हैं यदि वे सेना की क्षमता से अनभिज्ञ होकर आदेश देते हैं या एक राज्य का प्रशासन करने के समान तरीके से सेना को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं।
यह आधुनिक नेतृत्व में विश्वास, स्वायत्तता और सूक्ष्म प्रबंधन से बचने के महत्व पर जोर देता है। गहरे भाव और आज के जीवन में प्रयोग। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये शिक्षाएं केवल युद्धभूमि के लिए हैं? नहीं, ये ज्ञान हमारे व्यक्तिगत जीवन, व्यवसाय और समाज में भी लागू होता है। जब हम योजना बनाते हैं, तब हम अपने संसाधनों और कमजोरियों का आकलन करते हैं। जब हम युद्ध की लागत समझते हैं, तो हम अनावश्यक झगड़ों और संघर्षों से बचते हैं। और जब हम चालाकी से विजय की बात करते हैं, तो यह हमें सिखाता है कि दूसरों को परास्त करने से अधिक मूल्यवान है उनका विश्वास जीतना। सन टीजेड्यू के शब्द आज भी गूंजते हैं, ही विल विन हु नोज व्हेन टू फाइट एंड व्हेन नॉट टू फाइट। वही विजयी होगा जो जानता है कि कब लड़ना है और कब नहीं। यह एक ऐसी समझ है जो हमें जीवन के हर मोड़ पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। निष्कर्ष, युद्ध से परे जीवन की कला। द आर्ट ऑफ वॉर के पहले 3 अध्यायों से हम यह सीखते हैं कि युद्ध रणभूमि से पहले ही हमारी सोच में जीता जाता है। छल यहां नीचता नहीं, बल्कि रणनीति का एक हथियार है। समय और संसाधन का मूल्य युद्ध से भी बड़ा है। और सर्वोच्च विजय वह है जिसमें खून की एक बूंद भी न गिरे। प्रिय दर्शकों, यही कारण है कि द आर्ट ऑफ वॉर केवल सैनिकों की पुस्तक नहीं, बल्कि जीवन की कला है। चाहे आप व्यवसाय में हो, शिक्षा में, राजनीति में या व्यक्तिगत संबंधों में, सन टीजेड्यू की शिक्षाएं हमें हर जगह मार्गदर्शन देती हैं। भाग 2। युद्ध केवल तलवारों और ढालों का खेल नहीं है। यह केवल सैनिकों की संख्या या अस्त्र शस्त्र की प्रचुरता पर आधारित नहीं होता। असली युद्ध है ऊर्जा और गति का युद्ध। जो सेनापति ऊर्जा की शक्ति और गति की दिशा को समझ लेता है, वह कभी पराजित नहीं होता। सन टीजेड्यू की अमर कृति द आर्ट ऑफ वॉर के 4 से 6 अध्याय हमें इसी गूढ़ रहस्य से परिचित कराते हैं। ये अध्याय हमें सिखाते हैं कि कैसे अपनी शक्ति को अजेय बनाया जाए, कैसे ऊर्जा का सही उपयोग किया जाए और कैसे शत्रु की कमजोरियों को पहचानकर उस पर प्रहार किया जाए। यह भाग 3 महत्वपूर्ण अध्यायों पर आधारित है। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस, रणनीतिक स्थिति और रक्षा, यूज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग, और वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग, शत्रु की दुर्बलता और सामर्थ्य का ज्ञान। रणनीतिक स्थिति और रक्षा की कला। सन टीजेड्यू कहते हैं, इनविंसिबिलिटी लाइज इन द डिफेंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री इन द अटैक। अजेयता रक्षा में है और विजय की संभावना आक्रमण में। यहाँ वे हमें बताते हैं कि युद्ध की नींव केवल आक्रमण पर आधारित नहीं होती। असली शक्ति है स्वयं को सुरक्षित करना और उचित समय पर प्रहार करना। कल्पना कीजिए, एक सेनापति यदि केवल आक्रमण ही करता रहे और अपनी रक्षा की चिंता न करे, तो उसकी सेना शीघ्र ही टूट जाएगी। लेकिन जो सेनापति पहले अपनी स्थिति को अजेय बना लेता है, वही युद्धभूमि में निश्चिंत होकर अवसर की प्रतीक्षा करता है। सन टीजेड्यू का यह विचार हमें जीवन में भी सिखाता है कि हमें पहले अपने भीतर सुरक्षा का कवच गढ़ना चाहिए। आत्मविश्वास, धैर्य और अनुशासन ही वह रक्षा है जो हमें अजेय बनाती है। हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानना चाहिए और उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। यदि हम आक्रमण में कमजोर हैं, तो हमें एक ऐसी स्थिति की तलाश करनी चाहिए जो आसानी से बचाव योग्य हो। एक कुशल रक्षात्मक सेनापति पृथ्वी के सबसे गुप्त स्थानों में छिप जाता है और अपनी लाभप्रद स्थिति को तब तक छिपाता है जब तक दुश्मन को उसका पता लगाना मुश्किल न हो जाए। यह हमें सिखाता है कि अपनी योजनाओं और शक्तियों को छिपाना भी एक कला है, ताकि प्रतिद्वंद्वी को हमारी वास्तविक क्षमता का पता न चले। उदाहरण के लिए, महाभारत में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश तो किया, परंतु उसकी रक्षा सुनिश्चित नहीं थी। परिणामस्वरूप उसकी वीरता भी असुरक्षित रह गई। वहीं कृष्ण ने पांडवों को बार बार यही सिखाया कि रक्षा को मजबूत किए बिना आक्रमण मत करो। यही सन टीजेड्यू का सिद्धांत है। आधुनिक व्यवसाय में इसका अर्थ है कि किसी भी आक्रामक विस्तार से पहले अपनी मौजूदा बाजार स्थिति को सुरक्षित करना और एक मजबूत नींव बनाना। अपनी क्षमताओं और सीमाओं को समझना और प्रतिस्पर्धियों से अपनी वास्तविक रणनीतियों को छिपाना एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। ऊर्जा और शक्ति का प्रयोग।
सन टीजेड्यू कहते हैं, इन द मिडस्ट ऑफ केओस देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। अव्यवस्था के मध्य भी अवसर छिपा होता है। यहाँ ऊर्जा का अर्थ केवल सैनिकों की शारीरिक शक्ति से नहीं है, बल्कि उस मनोबल, उस सामूहिक लय और उस अजेय उत्साह से है जो सेना को अदम्य बना देता है। सन टीजेड्यू इसे एक अद्भुत उपमा से समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब कोई विशाल शिला पर्वत की चोटी से लुढ़कती है तो उसकी गति और बल को रोक पाना असंभव हो जाता है। उसी प्रकार एक संगठित सेना जब एक ही दिशा में पूरी शक्ति से बढ़ती है तो वह अजेय हो जाती है। सोचिए, जब एक छोटी सेना अनुशासन और उत्साह से भरी हो तो वह बड़ी सेना को भी परास्त कर सकती है। यहाँ संख्या नहीं बल्कि ऊर्जा की दिशा और उपयोग निर्णायक होता है। उदाहरण के लिए इतिहास में हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज की छोटी सी मराठा सेना ने बार बार मुगलों की विशाल सेनाओं को हराया। कैसे? क्योंकि उनकी ऊर्जा संगठित थी। वे अपनी शक्ति को अनावश्यक जगह व्यर्थ न करते, बल्कि पहाड़ों, घाटियों और किलों का उपयोग कर उचित समय पर अचानक प्रहार करते। यह वही शिला के लुढ़कने जैसा था। प्रहार इतना तीव्र होता कि शत्रु संभलने ही नहीं पाता। सन टीजेड्यू का यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि ऊर्जा को बचाना और सही समय पर खर्च करना ही रणनीति की आत्मा है। यह अध्याय रणनीतिक युद्धाभ्यास और लचीलेपन के महत्व पर भी जोर देता है। सन टीजेड्यू कहते हैं कि बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ है कि हमें नए विचारों को अपनाने, रचनात्मक रूप से सोचने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक समायोजन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में यह अप्रत्याशित चुनौतियों के अनुकूल होने, असफलताओं से सीखने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी दृढ़ रहने की हमारी क्षमता को दर्शाता है। जोखिम और इनाम के बीच संतुलन बनाना भी इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जहां हमें अपने कार्यों से जुड़े संभावित लाभों और हानियों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। एक बड़ी सेना का प्रबंधन करना एक छोटी सेना के प्रबंधन जैसा ही है, बस इकाइयों को विभाजित करना और उनके उद्देश्य को जानना महत्वपूर्ण है। आपको प्रभावी ढंग से हमला करने के लिए इन इकाइयों को आगे पीछे करना होगा, जैसे नदियां और धाराएं बहती हैं। शत्रु की दुर्बलता और सामर्थ्य का ज्ञान। सन टीजेड्यू का तीसरा सूत्र है, He who is prudent and lies in wait for an enemy who is not will be victorious। जो सावधान है और ऐसे शत्रु की प्रतीक्षा करता है जो असावधान है, वही विजयी होता है। युद्धभूमि का असली नायक वही है जो शत्रु की ताकत को टाल देता है और उसकी दुर्बलता पर प्रहार करता है। सन टीजेड्यू कहते हैं, जहां शत्रु मजबूत हो वहां मत जाओ और जहां वह कमजोर हो वहीं प्रहार करो। यही रणनीति है, कमजोरियों का लाभ उठाना। उदाहरण के लिए महाभारत में अर्जुन ने भीष्म पितामह जैसे अजेय योद्धा का सीधा सामना करने से बचा, लेकिन शिखंडी को आगे कर उन्होंने उनकी दुर्बलता पर प्रहार किया। यह युद्धनीति का सर्वोच्च उदाहरण है। सन टीजेड्यू हमें यह भी सिखाते हैं कि शत्रु की कमजोरी केवल उसकी सेना या किले में नहीं, बल्कि उसके मनोबल और अनुशासन में भी हो सकती है। यदि शत्रु का नेतृत्व असंगठित है तो उसकी सबसे बड़ी सेना भी मिट्टी के घर जैसी ढह सकती है। इस अध्याय में सन टीजेड्यू समय और गति के महत्व पर भी जोर देते हैं। वे कहते हैं, Whoever is first in the field and awaits the coming of the enemy will be fresh for the fight. Whoever is second in the field and has to hasten to battle will arrive exhausted। इसका अर्थ है कि जो पहले मैदान में उतरता है उसे लाभ मिलता है। यह आज के व्यवसाय में भी लागू होता है, जहां बाजार में पहले प्रवेश करने वाली कंपनी को अक्सर प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। एक चतुर सेनापति अपनी इच्छा को दुश्मन पर थोपता है, न कि दुश्मन को अपनी इच्छा थोपने देता है। इसका मतलब है कि पहल करना और खेल का नेतृत्व करना महत्वपूर्ण है। जब आप पहले कार्य करते हैं तो दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, जिससे आप उन्हें लगातार बैकफुट पर रख सकते हैं। सन टीजेड्यू यह भी सलाह देते हैं कि यदि दुश्मन आराम कर रहा है तो उसे परेशान करें, यदि वह अच्छी तरह से आपूर्ति कर रहा है तो उसे भूखा मारें, यदि वह चुपचाप डेरा डाले हुए है तो उसे हिलने पर मजबूर करें।
यह आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में भी प्रासंगिक है, जहां आप प्रतिस्पर्धियों को असहज करने और उन्हें तैयारी करने से रोकने के लिए तरीके खोज सकते हैं। धन और मानव जीवन दोनों ही सीमित संसाधन हैं, इसलिए खजाने पर प्रभाव को कम करने के लिए जल्दी से हमला करना महत्वपूर्ण है। आज के जीवन में इन सिद्धांतों का महत्व। अब प्रश्न उठता है कि ये प्राचीन सिद्धांत आज हमें क्यों सीखने चाहिए। प्रिय दर्शकों, युद्ध की ये नीतियां केवल रणभूमि के लिए नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति के लिए हैं। टैक्टिकल डिस्पोजिशंस, रक्षा की कला जीवन में भी हमें पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, चाहे वह आर्थिक सुरक्षा हो, मानसिक स्थिरता हो या संबंधों का संतुलन। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए और उन्हें मजबूत करना चाहिए, ताकि हम किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। यूज ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रयोग। हम सबके पास सीमित ऊर्जा है। यदि हम इसे व्यर्थ के विवादों और नकारात्मक कार्यों में न गवाएं और सही दिशा में लगाएं, तो हम असंभव को भी संभव कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपनी टीम या व्यक्तिगत प्रयासों में सामंजस्य और लचीलापन बनाए रखें, ताकि हम बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो सकें और अवसरों का लाभ उठा सकें। वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग, दुर्बलता और सामर्थ्य। हर चुनौती की कोई न कोई कमजोरी होती है। जो व्यक्ति उसे ढूंढ लेता है और वहीं प्रहार करता है, वही जीवन में विजयी होता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों का फायदा उठाएं और अपनी ताकत का उपयोग करके रणनीतिक लाभ प्राप्त करें। निष्कर्ष। सन टीजेड्यू की वाणी गूंजती है, इनविंसिबिलिटी लाइज इन द डिफेंस, द पॉसिबिलिटी ऑफ विक्ट्री इन द अटैक। इन द मिडस्ट ऑफ केओस, देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। He who is prudent and lies in wait for an enemy who is not, will be victorious. ये वचन हमें बताते हैं कि जीवन और युद्ध दोनों ही ऊर्जा और गति के खेल हैं। रक्षा, धैर्य और अवसर की प्रतीक्षा हमें अजेय बनाती है। और जब समय आता है, तो हमें अपनी ऊर्जा को उस गिरती हुई शिला की तरह प्रयोग करना चाहिए, जिसे रोक पाना असंभव हो। सन टीजेड्यू का ज्ञान हमें सिखाता है कि सफलता अक्सर सबसे मजबूत या सबसे आक्रामक के लिए नहीं होती है, बल्कि सबसे चतुर, सबसे अनुकूलनीय और सबसे अच्छी तरह से तैयार किए गए व्यक्ति के लिए होती है। क्या आप अपने जीवन के युद्ध को जीतने के लिए तैयार हैं? भाग 3। जीवन और रणनीति का शाश्वत ज्ञान। बुद्धि ही सबसे बड़ा शस्त्र है। क्या आप जानते हैं युद्ध का सबसे बड़ा शस्त्र क्या है? तलवार? शक्ति? नहीं। सुनीत्सु अपनी महान कृति द आर्ट ऑफ वॉर में कहते हैं, युद्ध का सबसे बड़ा शस्त्र तलवार नहीं, बुद्धि है। यह एक ऐसा सूत्र है जो सदियों बाद भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2000 साल पहले था। यह पुस्तक केवल युद्ध क्षेत्र की रणनीतियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का एक शाश्वत मंत्र है। क्या आप भी जीवन के रणक्षेत्र में थका हुआ महसूस करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप सही रणनीति नहीं अपना रहे हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। यह आपको बताएगा कि कैसे बुद्धि बल से कहीं अधिक शक्तिशाली है और कैसे यह हमें किसी भी प्रतिस्पर्धी या चुनौतीपूर्ण वातावरण में विजय दिला सकती है। आज हम सुनीत्सु की इस कालजयी कृति के तीसरे भाग की गहराई तक उतरेंगे, जिसमें 3 महत्वपूर्ण अध्याय शामिल हैं: मैन्यूवरिंग, वेरिएशन इन टैक्टिक्स और द आर्मी ऑन द मार्च। ये अध्याय हमें मानव जीवन और रणनीति की ऐसी शिक्षा देते हैं जो केवल युद्धभूमि तक सीमित नहीं, बल्कि आज के हर व्यक्ति के जीवन, व्यवसाय और समाज निर्माण में समान रूप से उपयोगी है। यहाँ बुद्धि का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि यह सामरिक सोच, अनुकूलनशीलता, आत्मजागरूकता और अपने परिवेश की गहरी समझ का एक समग्र रूप है। यह हमें सिखाता है कि सफलता के लिए केवल शारीरिक बल या संसाधनों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपनी मानसिक क्षमताओं को विकसित करना और बदलती परिस्थितियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया देना भी उतना ही आवश्यक है। यह एक मूलभूत बदलाव है, संघर्ष को केवल बल से जीतने के बजाय बुद्धि से जीतने की ओर। गति में बुद्धिमत्ता, मैन्यूवरिंग। सुनीत्सु अपने 7वें अध्याय मैनूवरिंग में एक अमूल्य सिद्धांत देते हैं: सेना की गति में बुद्धिमत्ता आवश्यक है,
क्योंकि थकान और भ्रम अनुशासन को नष्ट कर देते हैं। यह पंक्ति हमें सिखाती है कि युद्धभूमि में केवल सैनिकों की संख्या ही निर्णायक नहीं होती, बल्कि उनकी गति की गुणवत्ता और विवेकपूर्णता भी मायने रखती है। यदि सेना थक चुकी हो, भूखी हो या दिशाहीन हो, तो सबसे बड़ी सेना भी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। सुनीत्सु कहते हैं, जो पहले मैदान में पहुंचकर शत्रु की प्रतीक्षा करता है वह युद्ध के लिए तरोताजा रहता है। जो जल्दबाजी में युद्ध के लिए दौड़ता है वह थका हुआ पहुंचता है। यह सिर्फ सैनिकों की शारीरिक थकान की बात नहीं है, बल्कि संसाधनों, मानसिक ऊर्जा और संगठन की थकान की भी बात है। यह सिद्धांत आज के जीवन में भी उतनी ही प्रासंगिक है। कल्पना कीजिए, एक व्यापारी यदि लगातार बिना योजना के भागता रहे तो अंततः उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी। एक विद्यार्थी यदि केवल पढ़ाई का बोझ ढोए बिना विश्राम और संतुलन के, तो उसकी स्मृति और रचनात्मकता मर जाएगी। सुनीत्सु का संदेश स्पष्ट है, गति महत्वपूर्ण है, परंतु विवेकपूर्ण गति ही विजय दिलाती है। आज की भाषा में कहें तो स्मार्ट वर्क, न कि केवल हार्ड वर्क। सुनीत्सु यह भी चेतावनी देते हैं कि अवसर को हड़पने की जल्दबाजी में अत्यधिक प्रयास करना भी नुकसानदेह हो सकता है। यदि आप पूरी तरह से सुसज्जित सेना को लाभ उठाने के लिए मार्च पर लगाते हैं तो संभावना है कि आप बहुत देर कर देंगे। इसके विपरीत त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से संसाधनों की बचत होती है, जिससे कोष पर प्रभाव कम होगा। यह हमें एक गहरा विचार देता है कि ऊर्जा संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण सामरिक लाभ है। जब सुनीत्सु थकान और भ्रम को अनुशासन का दुश्मन बताते हैं तो यह केवल शारीरिक बल की बात नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा के प्रबंधन की भी बात है। जो पहले से तैयार होता है वह ऊर्जावान रहता है और त्वरित हमले से संसाधनों की बचत होती है। इसका अर्थ है कि यदि आप अपने संसाधनों को अनावश्यक संघर्षों में नहीं गंवाते तो आप निर्णायक क्षणों के लिए अधिक ऊर्जावान और प्रभावी रहते हैं। यह ऊर्जा संरक्षण को एक सक्रिय सामरिक लाभ के रूप में प्रस्तुत करता है, न कि केवल एक निष्क्रिय बचाव के रूप में। यह आज के युग में बर्नआउट और सतत विकास की अवधारणाओं से जुड़ता है। व्यक्तिगत जीवन में हमें अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बुद्धिमानी से खर्च करना चाहिए। व्यावसायिक जगत में कंपनियों को अपने कर्मचारियों की ऊर्जा और वित्तीय संसाधनों को दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बचाना चाहिए, न कि अल्पकालिक थका देने वाली लड़ाइयों में उन्हें झोंक देना चाहिए। परिवर्तन ही विजय है, वेरिएशन इन टैक्टिक्स। इस अध्याय में सुनीत्सु एक अमूल्य सूत्र देते हैं, जो एक ही रणनीति को बार बार दोहराता है वह हार की ओर अग्रसर होता है। जो समय, परिस्थिति और स्थान के अनुसार बदलता है वही विजयी होता है। यही कारण है कि उन्होंने लिखा, डू नॉट रिपीट द टैक्टिक्स विच हैव गेन्ड यू वन विक्ट्री, बट लेट योर मेथड्स बी रेगुलेटेड बाय द इन्फिनिट वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। युद्ध का नियम है, कोई भी रणनीति हर जगह सफल नहीं होती। उसी प्रकार जीवन का नियम है, कोई भी उपाय हर परिस्थिति में काम नहीं करता। सुनीत्सु यह भी कहते हैं कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर नहीं चलना चाहिए, कुछ सेनाएं ऐसी हैं जिन पर हमला नहीं करना चाहिए, कुछ शहर ऐसे हैं जिनकी घेराबंदी नहीं करनी चाहिए, कुछ स्थितियां ऐसी हैं जिन पर विवाद नहीं करना चाहिए, और संप्रभु के कुछ आदेश ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करना चाहिए। यह दर्शाता है कि हर अवसर पर हमला करना बुद्धिमानी नहीं है। कभी कभी पीछे हटना या किसी विशेष मार्ग से बचना ही सबसे अच्छी रणनीति होती है। इतिहास में हैनिबल और अमेरिकी जनरल मॉर्गन जैसे महान सेनापतियों ने भी इस सिद्धांत का पालन किया। हैनिबल ने अपनी कमजोर टुकड़ियों को पीछे हटाकर रोमन सेना को भ्रमित किया, जिससे वे घिर गए और पराजित हुए। इसी तरह जनरल मॉर्गन ने आंशिक वापसी का नाटक करके ब्रिटिश सेना को उकसाया और फिर उन्हें निर्णायक रूप से हराया। ये उदाहरण लचीलेपन और धोखे की कला के उत्कृष्ट प्रमाण हैं। आज के जीवन में इसकी उपयोगिता देखें तो एक शिक्षक को हर विद्यार्थी के लिए अलग पद्धति अपनानी होती है, क्योंकि छात्रों को समझना ही सफल शिक्षण की कुंजी है। व्यवसाय में बदलते बाजार, तकनीक और ग्राहक की रुचि के अनुसार अपनी योजना बदलनी होती है। नेटफ्लिक्स का डीवीडी किराए पर देने के व्यवसाय से डिजिटल स्ट्रीमिंग में सफलतापूर्वक बदलाव इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
जबकि कोडक का डिजिटल फोटोग्राफी में अनुकूलन न कर पाना एक चेतावनी है। यदि हम पुराने तरीकों में अटके रहेंगे तो समय हमें पीछे छोड़ देगा। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी ही असली बुद्धिमत्ता है। यह हमें सिखाता है कि अनुकूलनशीलता एक सतत प्रक्रिया है। यह केवल एक बार बदलने की बात नहीं है, बल्कि बाजार, तकनीक और ग्राहक की बदलती रुचियों के साथ लगातार विकसित होने की क्षमता है। यह एक लगातार सीखने और असीखने की प्रक्रिया है, जहां पिछली सफलताएं भविष्य की बाधाएं बन सकती हैं यदि हम उनसे चिपके रहें। इसका अर्थ है कि जीवन और व्यवसाय दोनों में हमें स्थिरता को जड़ता से भ्रमित नहीं करना चाहिए। वास्तविक शक्ति परिवर्तन को गले लगाने और उससे लाभ उठाने में है। यह केवल बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल होना नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक मानसिकता को भी लचीला रखना है। परिस्थितियों का गहन अध्ययन, द आर्मी ऑन द मार्च। यह अध्याय हमें पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन और अनुमान, कैलकुलेशन की शक्ति सिखाता है। सुनित्सु कहते हैं, He will win who knows when to fight and when not to fight। वह जीतेगा जिसे ज्ञात है कि कब लड़ना है और कब नहीं। यह पंक्ति केवल युद्धभूमि के लिए नहीं है, यह तो जीवन का परम सत्य है। कभी कभी पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कभी कभी संघर्ष न करना ही सबसे बड़ा साहस होता है। वे आगे कहते हैं, अ स्किल्ड कमांडर सीक्स विक्ट्री फ्रॉम द सिचुएशन, नॉट फ्रॉम इंडिविजुअल सोल्जर्स। कुशल सेनापति विजय परिस्थिति से खोजता है, सैनिकों से नहीं। इसका अर्थ है कि परिस्थितियों का गहन अध्ययन, भूगोल, मौसम, शत्रु की गतिविधि, ये सभी वास्तविक विजय के शस्त्र हैं। सुनित्सु ने शत्रु के संकेतों को पढ़ने के कई तरीके बताए हैं। जब धूल ऊंचे स्तंभ में उठ रही हो तो यह रथों के आगे बढ़ने का संकेत है। जब धूल नीची हो लेकिन एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हो तो यह पैदल सेना के आने का संकेत है। पक्षियों के व्यवहार से भी छिपे हुए खतरों का पता लगाया जा सकता है। उनकी उड़ान में पक्षियों का उठना घात का संकेत है। डरे हुए जानवर संकेत देते हैं कि अचानक हमला आने वाला है। यहां तक कि शत्रु की निष्क्रियता भी एक संकेत हो सकती है। यदि शत्रु पास हो और शांत रहे तो वह अपनी स्थिति की प्राकृतिक शक्ति पर निर्भर है। एक महान नेता में अपने परिवेश को सही ढंग से पढ़ने और भविष्य का अनुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिए। आज के युग में यह शिक्षा हमें बताती है कि हमें केवल अपनी क्षमता पर नहीं, बल्कि पूरे परिवेश की समझ पर ध्यान देना चाहिए। यदि कोई उद्योगपति केवल अपनी टीम की मेहनत पर भरोसा करे, लेकिन बदलते बाजार, नई तकनीक या उपभोक्ता की मानसिकता न समझे, तो हार निश्चित है। अमेज़न का ग्राहक डेटा विश्लेषण का उपयोग इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां वे ग्राहकों की आदतों और प्राथमिकताओं को समझकर रणनीतिक लाभ प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में कब संघर्ष करना है और कब धैर्य रखना है, यह जानना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है, जो आत्मानुशासन और नैतिक साहस से जुड़ा है। यह हमें परिस्थितिजन्य बुद्धिमत्ता के महत्व को समझने में मदद करता है। सुनित्सु का जोर कब लड़ना है और कब नहीं जानने पर है, और विजय परिस्थिति से खोजने पर है। शत्रु के संकेतों को पढ़ने के विस्तृत उदाहरण और शत्रु की निष्क्रियता को समझने की बात यह दर्शाती है कि यह केवल अवलोकन नहीं है, बल्कि परिस्थितिजन्य बुद्धिमत्ता है। यह क्षमता केवल तथ्यों को इकट्ठा करने से परे है। यह उन तथ्यों की व्याख्या करने, पैटर्न पहचानने और भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगाने की क्षमता है। यह एक प्रकार की सहज ज्ञान है जो गहन अध्ययन और अनुभव से विकसित होती है। आज के डेटा संचालित युग में यह सिद्धांत और भी प्रासंगिक हो जाता है। यह सिर्फ बिग डेटा इकट्ठा करने की बात नहीं है, बल्कि उस डेटा से स्मार्ट इनसाइट्स निकालने की बात है। व्यक्तिगत रूप से यह हमें अपने आसपास के संकेतों, लोगों के व्यवहार, बाजार के रुझानों, सामाजिक परिवर्तनों को पढ़ने और उनके आधार पर सूचित निर्णय लेने में मदद करता है। यह हमें प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय बनाता है। सुनित्सु ने एक कुशल सेनापति के 5 घातक दोषों का भी उल्लेख किया है, जो किसी भी नेता या व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। दोष और सुनित्सु का विवरण। लापरवाही, जो विनाश की ओर ले जाती है। बिना सोचे समझे जोखिम लेना,
अपर्याप्त योजना के साथ कार्रवाई करना, जिसका परिणाम आपदा हो सकता है। कायरता, जो बंदी बनने की ओर ले जाती है। चुनौतियों का सामना करने से बचना, महत्वपूर्ण अवसरों को खोना या प्रतिकूल परिस्थितियों में पीछे हट जाना। जल्दबाजी, उग्र स्वभाव, जिसे अपमान से उकसाया जा सकता है। आवेगपूर्ण निर्णय लेना, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं देना, जिससे गलतियां या संबंध खराब हो सकते हैं। अतिसम्मान, संवेदनशीलता, जो शर्म के प्रति संवेदनशील है। अपनी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा या अहंकार के लिए गलत निर्णय लेना, आलोचना को स्वीकार न कर पाना। अतिचिंता, जो उसे चिंता और परेशानी में डालता है। अपनी टीम या अधीनस्थों के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक होना, कठोर लेकिन आवश्यक निर्णय लेने में असमर्थता। हमें इन दोषों को पहचानने और उनसे बचने में मदद करती है, क्योंकि ये केवल सैन्य जनरलों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि किसी भी नेता या व्यक्ति में पाए जा सकते हैं। आज के युग में सुनीत्सु की शाश्वत प्रासंगिकता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या 2000 साल पुरानी यह पुस्तक आज के डिजिटल युग में भी उपयोगी है? उत्तर है हाँ, और पहले से कहीं अधिक। कॉरपोरेट जगत में प्रतिस्पर्धा के इस युग में कंपनियां तभी सफल होंगी जब वे लचीली होंगी। सुनीत्सु का यह सूत्र कि एक ही रणनीति बार बार न दोहराओ, सीधे तौर पर व्यवसाय पर लागू होता है। कॉस्टको जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि कैसे प्रतिस्पर्धियों की कमजोरियों पर हमला करके और अनावश्यक फ्रिल्स को कम करके संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सकता है। एप्पल और टेस्ला की रणनीतिक योजना और तैयारी तथा अमेजन का ग्राहक डेटा का उपयोग सुनीत्सु के सिद्धांतों के आधुनिक अनुप्रयोग हैं। शिक्षा में हर विद्यार्थी अलग होता है। शिक्षक को रणनीति बदलनी होती है। यहाँ वेरिएशन इन टैक्टिक्स की शिक्षा अमूल्य है। छात्रों को समझना और उन्हें रणनीतिक रूप से सीखने की स्थिति में लाना सुनीत्सु के सिद्धांतों का शिक्षण में उपयोग है। व्यक्तिगत जीवन में कब संघर्ष करना है और कब धैर्य रखना है, यह जानना ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। आत्मज्ञान, लक्ष्य निर्धारण और अनुकूलनशीलता व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। राजनीति और नेतृत्व में बदलते समय, बदलते भूगोल और बदलते समाज को समझना ही असली नेतृत्व है। एक कुशल नेता को अपने परिवेश को सही ढंग से पढ़ना और भविष्य का अनुमान लगाना चाहिए। सुनीत्सु का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है, सर्वोच्च उत्कृष्टता बिना संघर्ष के विजय प्राप्त करने में है। इसका अर्थ है कि सबसे अच्छी जीत वह है जिसमें कोई लड़ाई न हो या न्यूनतम संसाधनों का उपयोग हो। व्यवसाय में इसका अर्थ विलय, अधिग्रहण या कूटनीति से हो सकता है। यह हमें सिखाता है कि शांतिपूर्ण विजय एक रणनीतिक अनिवार्यता है। यह केवल युद्ध से बचने की बात नहीं है, बल्कि यह संसाधनों के संरक्षण और दीर्घकालिक स्थिरता की गहरी समझ है। यदि आप बिना युद्ध लड़े जीत सकते हैं, तो आप न केवल जानमाल का नुकसान बचाते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए भी बचाते हैं। यह एक ऐसी रणनीति है जो प्रतिस्पर्धा को सहयोग या एकीकरण में बदल सकती है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर चुनौती को लड़ाई के रूप में नहीं देखना चाहिए। कभी कभी कूटनीति, अनुकूलन या यहाँ तक कि पीछे हटना भी सबसे प्रभावी जीत हो सकती है। यह हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति केवल लड़ने में नहीं, बल्कि यह जानने में है कि कब लड़ना है और कब नहीं, और कैसे न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणाम प्राप्त करना है। भावनात्मक समापन। जीवन ही सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र है। सुनीत्सु का यह तीसरा भाग हमें यह सिखाता है कि युद्ध केवल बाहरी शत्रु से नहीं, हमारे भीतर के भ्रम, थकान और जड़ता से भी है। यह एक गहन मनोवैज्ञानिक समझ है कि बाहरी दुनिया में सफलता पाने से पहले हमें अपने आंतरिक संघर्षों, आलस्य, भय, अनिश्चितता और कठोरता पर विजय प्राप्त करनी होगी। आत्मानुशासन और नैतिक साहस इस आंतरिक युद्ध को जीतने के लिए आवश्यक गुण हैं। यह एक आंतरिक युद्ध क्षेत्र की अवधारणा को जन्म देता है, जहां हमारी मानसिकता और चरित्र ही हमारे सबसे बड़े मित्र या शत्रु होते हैं। यदि हम लचीले हैं, परिस्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं और सही समय पर सही कदम उठाते हैं, तो जीवन का हर संघर्ष हमारे लिए विजय पथ बन सकता है।
बाहरी दुनिया में हमारी सफलता अक्सर हमारे आंतरिक सामंजस्य और आत्मनियंत्रण का प्रतिबिंब होती है। यदि हम अपने भीतर शांत, केंद्रित और लचीले हैं, तो हम बाहरी चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत विकास और आत्मसुधार को रणनीतिक सफलता का एक अभिन्न अंग बनाता है। तो मित्रों, द आर्ट ऑफ वॉर का यह अंश हमें केवल युद्ध की कला नहीं, बल्कि जीवन की कला सिखाता है। He will win who knows when to fight and when not to fight। यानी असली योद्धा वही है जो अपनी शक्ति, समय और परिस्थिति को पहचानता है। आज के युग में जब हर कोई भागदौड़ और प्रतिस्पर्धा में उलझा है, सुनित्सु की यह शिक्षा हमारे लिए दीपस्तंभ बन सकती है। क्योंकि रणनीति वही है जो समय, परिस्थिति और मनुष्य के अनुरूप बदल सके। यही बुद्धिमत्ता है, यही विजय है। क्या आप इस यात्रा के लिए तैयार हैं? भाग 4। सन टीजेड्यू, युद्धभूमि से जीवन की रणभूमि तक भूभाग और परिस्थितियों का गूढ़ रहस्य। प्रिय दर्शकों, सन टीजेड्यू कहते हैं, युद्ध की विजय तलवार की धार पर नहीं, बल्कि भूमि की पहचान और परिस्थिति की समझ पर निर्भर करती है। यह कथन मात्र एक सैन्य रणनीति नहीं, अपितु जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का एक शाश्वत सूत्र है। उनकी महान कृति द आर्ट ऑफ वॉर का 10वां और 11वां अध्याय हमें टेरेन, भूभाग और सिचुएशनल अवेयरनेस, परिस्थिति की समझ का अमूल्य ज्ञान प्रदान करता है। यह ज्ञान केवल युद्धभूमि के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे आज के जीवन की हर चुनौती में हमें गहन मार्गदर्शन देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने आसपास के वातावरण और बदलती परिस्थितियों को समझकर हम किसी भी संघर्ष में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भूभाग का गूढ़ रहस्य, प्रकृति का सामरिक पाठ। सन टीजेड्यू हमें बताते हैं कि पर्वत, नदियां, मैदान और वन केवल प्रकृति के अंग नहीं हैं, बल्कि वे विजय और पराजय के निर्णायक कारक हैं। एक कुशल सेनापति के लिए भूमि की प्रकृति को समझना उतना ही आवश्यक है जितना अपने सैनिकों की शक्ति को जानना। यह केवल भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन नहीं, बल्कि यह समझना है कि कैसे भूमि का हर पहलू युद्ध के परिणाम को प्रभावित कर सकता है। वे एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, यदि तुम अपने सैनिकों की देखभाल करते हुए उन्हें कठोर और सुरक्षित भूमि पर विश्राम कराओगे, तो सेना हर रोग से मुक्त रहेगी। यह पंक्ति केवल भूगोल की चर्चा नहीं करती, बल्कि नेतृत्व के एक गहरे सिद्धांत की ओर संकेत करती है। इसका अर्थ यह है कि सैनिकों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उनकी युद्ध क्षमता का आधार है। अस्वस्थ और थकी हुई सेना, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, कभी भी अपनी पूरी क्षमता से नहीं लड़ सकती। एक सेनापति का यह कर्तव्य है कि वह अपने सैनिकों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाए जहां वे सुरक्षित और स्वस्थ महसूस करें, क्योंकि उनका मनोबल और शारीरिक क्षमता ही सबसे बड़ा हथियार है। जब सैनिक जानते हैं कि उनकी देखभाल की जा रही है, तो उनका विश्वास और समर्पण कई गुना बढ़ जाता है। सन टीजेड्यू ने भूमि को 6 प्रकारों में बांटा है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और रणनीतिक निहितार्थ हैं। सरल भूमि, एक्सेसिबल ग्राउंड, जहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। जटिल भूमि, एंटैंगलिंग ग्राउंड, जहां फंसने का भय हो। प्रतीक्षा योग्य भूमि, टेम्पोराइजिंग ग्राउंड, जहां ठहरकर लाभ मिल सके। संकीर्ण मार्ग, नैरो पासेस, जहां प्रवेश सीमित हो। ऊंचाई वाली भूमि, प्रेसिपिटस हाइट्स, जो नियंत्रण में आने पर लाभ देती है। दूरस्थ भूमि, पोजीशंस एट अ ग्रेट डिस्टेंस, जहां से लौटना कठिन हो। प्रत्येक प्रकार की भूमि एक अलग रणनीति की मांग करती है। एक बुद्धिमान सेनापति भूमि की प्रकृति को समझकर ही अपनी चालें चलता है। इतिहास में इसके कई शक्तिशाली उदाहरण मिलते हैं। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के दुर्गम भूगोल का अद्भुत उपयोग किया, जिससे वे मुगलों की विशाल सेना को रोकने में सफल रहे। उन्होंने भूमि की हर विशेषता को अपनी शक्ति बनाया। इसके विपरीत पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों ने भूगोल और रसद की उपेक्षा की, जिसके कारण उन्हें एक विनाशकारी पराजय झेलनी पड़ी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भूभाग की समझ कितनी निर्णायक हो सकती है। इसे अनदेखा करना अक्सर असफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। 9 परिस्थितियों का मनोविज्ञान, जब पीछे हटने का मार्ग न हो। सन टीजेड्यू आगे बढ़कर हमें बताते हैं कि युद्धभूमि केवल भौतिक भूभाग नहीं,
बल्कि परिस्थितियों की एक जटिल भूमि भी है। ये परिस्थितियां सैनिकों के मनोबल और निर्णय लेने की क्षमता पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उन्होंने इन्हें 9 प्रकारों में बांटा है। बिखराव वाली भूमि, डिस्पर्सिव ग्राउंड, जहां सैनिक घर की ओर लौटने का मोह रखते हैं। सरल भूमि, फैसाइल ग्राउंड, जहां आगे बढ़ना भी संभव है और पीछे लौटना भी। विवादास्पद भूमि, कॉन्टेंशियस ग्राउंड, जो दोनों सेनाओं के लिए समान लाभप्रद हो। खुली भूमि, ओपन ग्राउंड, जहां कोई विशेष सुरक्षा न हो। चौराहे जैसी भूमि, ग्राउंड ऑफ इंटरसेक्टिंग हाईवेज, जहां से कई दिशाओं में मार्ग जाते हों। गंभीर भूमि, सीरियस ग्राउंड, शत्रु की सीमा में प्रवेश वाली भूमि। कठिन भूमि, डिफिकल्ट ग्राउंड, दलदल, पर्वत, जंगल जैसी भूमि। घिरी हुई भूमि, हेम्ड इन ग्राउंड, जहां से निकलना कठिन हो। निराशाजनक भूमि, डेस्परेट ग्राउंड, जहां पीछे हटने का कोई मार्ग न हो। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है निराशाजनक भूमि। सन टीजेड्यू कहते हैं, जब सैनिकों को ऐसी स्थिति में डाल दो जहां से लौटने का कोई मार्ग न हो, तो वे मृत्यु को भी पलायन से श्रेष्ठ मानकर लड़ेंगे। कल्पना कीजिए, जब सेना जान लेती है कि पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं है, तो उसका साहस 10 गुना बढ़ जाता है। यह एक गहन मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। जब व्यक्ति को लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वह अपनी पूरी शक्ति और दृढ़ता से लड़ता है। यही मनोविज्ञान युद्ध का निर्णायक तत्व है, जो सामान्य परिस्थितियों में छिपी हुई शक्ति को बाहर लाता है। चित्तौड़ की रानी पद्मिनी और वीर राजपूतों का जौहर और शाका इसी निराशाजनक भूमि का एक हृदय विदारक और प्रेरणादायी उदाहरण है। जब उनके पास पीछे हटने का कोई मार्ग नहीं था, तब उन्होंने असाधारण पराक्रम दिखाया और अपने सम्मान की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। यह सन टीजेड्यू का सिद्धांत है, निराशाजनक परिस्थिति मनुष्य को अजेय बना देती है। यह दिखाती है कि जब सभी विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तो मानव आत्मा अकल्पनीय साहस और संकल्प प्रदर्शित करती है। सन टीजेड्यू के अमूल्य वचन, शाश्वत प्रेरणा के स्रोत। सन टीजेड्यू के कुछ वचन ऐसे हैं जो केवल सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि जीवन दर्शन के रूप में हमें प्रेरित करते हैं। बुद्धिमान योद्धा अपनी इच्छा शत्रु पर थोपता है, परंतु शत्रु की इच्छा स्वयं पर हावी नहीं होने देता। यह हमें सिखाता है कि हमें हमेशा पहल करनी चाहिए, परिस्थितियों को अपने अनुसार ढालना चाहिए, न कि दूसरों की इच्छाओं या बाहरी दबावों के आगे झुकना चाहिए। यह आत्मनियंत्रण और सक्रियता का सिद्धांत है। यदि तुम अपने सैनिकों की देखभाल करते हुए उन्हें कठोर और सुरक्षित भूमि पर विश्राम कराओगे, तो सेना हर रोग से मुक्त रहेगी। यह नेतृत्व का एक मूलभूत सिद्धांत है। अपनी टीम, अपने लोगों का ध्यान रखना उनकी सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब सैनिकों को ऐसी स्थिति में डाल दो जहां से लौटने का कोई मार्ग न हो, तो वे मृत्यु को भी पलायन से श्रेष्ठ मानकर लड़ेंगे। यह वचन हमें बताता है कि जब हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं और पीछे हटने का कोई विकल्प नहीं होता, तो हमारी क्षमताएं असीमित हो जाती हैं। ये वचन हमें बताते हैं कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि परिस्थिति को अपने पक्ष में ढालने और अपनी इच्छा को प्रभावी बनाने का एक जटिल खेल है। यह मानसिक दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और दूरदर्शिता का खेल है। आज के युग में प्रासंगिकता, जीवन की रणभूमि में सन टीजेड्यू। प्रिय दर्शकों, अब प्रश्न उठता है, क्या ये सिद्धांत केवल युद्धभूमि के लिए हैं? नहीं, ये हमारे आज के जीवन, समाज और व्यवसाय के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। ये सिद्धांत हमें आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करते हैं। टेरेन का ज्ञान, जीवन का भूगोल, आज भी हमें अपनी परिस्थितियों का गहन विश्लेषण करना चाहिए, चाहे वह करियर हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत जीवन। जिस तरह सेनापति भूमि को देखकर रणनीति तय करता है, उसी तरह हमें भी अपनी क्षमताओं, अवसरों, चुनौतियों और प्रतिस्पर्धी माहौल को समझकर कदम बढ़ाना चाहिए। यह अपने जीवन के भूगोल का मूल्यांकन करना है, ताकि हम सही निर्णय ले सकें और अनावश्यक जोखिमों से बच सकें। 9 सिचुएशंस, जीवन की 9 अवस्थाएं। हर व्यक्ति कभी आसान परिस्थितियों में होता है, कभी कठिन परिस्थितियों में और कभी निराशाजनक परिस्थिति में।
सन टीजेड्यू हमें सिखाते हैं कि हिम्मत और अनुशासन से निराशाजनक परिस्थिति भी विजय का अवसर बन सकती है। जब हम समझते हैं कि हम किस परिस्थिति में हैं, तो हम उसके अनुसार अपनी मानसिकता और रणनीति को अनुकूलित कर सकते हैं। मनोबल का महत्व ठीक वैसे ही जैसे सैनिक कठिन भूमि पर साहस दिखाते हैं, हमें भी जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए। अक्सर सबसे बड़ी सफलता वहीं मिलती है जहां पीछे लौटने का कोई मार्ग न हो। यह एक शक्तिशाली प्रेरणा है कि जब हम खुद को किसी कोने में पाते हैं तो हमारी रचनात्मकता और दृढ़ता अपने चरम पर पहुंच जाती है। उदाहरण के लिए, एक उद्यमी जब सब कुछ दांव पर लगाकर व्यवसाय शुरू करता है तो वह पूरी शक्ति से जुट जाता है, क्योंकि पीछे हटने का विकल्प नहीं होता। यही डेस्परेट ग्राउंड का सिद्धांत आधुनिक जीवन में भी सफलता दिलाता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां विफलता का डर ही सफलता की ओर धकेलता है। निष्कर्ष, विजय का शाश्वत सूत्र साहस और समझ का संगम। सन टीजेड्यू का यह भाग हमें यह सिखाता है कि भूगोल और परिस्थिति को समझे बिना युद्ध नहीं जीता जा सकता। सैनिकों का स्वास्थ्य, मनोबल और सुरक्षा सबसे बड़ा हथियार है। निराशाजनक परिस्थिति साहस को जन्म देती है और पलायन के मार्ग को रोक देती है। बुद्धिमान सेनापति वही है जो अपनी इच्छा शत्रु पर थोपे और परिस्थिति को अपने पक्ष में ढाल ले। प्रिय दर्शकों, जीवन की रणभूमि में भी यही नियम लागू होते हैं। परिस्थितियों का सही आकलन, अवसरों का पहचानना और कठिन समय में साहस बनाए रखना ही हमें विजेता बनाता है। यह हमें सिखाता है कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है, बशर्ते हम उसे देखने और पकड़ने की क्षमता रखते हों। याद रखिए, इन द मिडस्ट ऑफ केओस देयर इज ऑल्सो अपॉर्चुनिटी। अव्यवस्था के बीच ही अवसर छिपा होता है। यह अंतिम संदेश हमें आशा और शक्ति देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी उथल पुथल क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और समझ के साथ हम हमेशा अपने लिए एक नया मार्ग खोज सकते हैं और विजय प्राप्त कर सकते हैं। भाग 5, बुद्धि और नियंत्रण, सुन त्जू का अंतिम और सर्वोच्च शस्त्र। युद्धभूमि से जीवन के रणक्षेत्र तक। क्या युद्ध केवल तलवारों, तोपों और सैनिकों के बल पर जीते जाते हैं? क्या विजय का अर्थ केवल शक्ति का प्रदर्शन है, या कुछ और भी है जो अदृश्य होकर भी सबसे शक्तिशाली है? हम अक्सर शक्ति को केवल भौतिक बल से जोड़ते हैं, लेकिन इतिहास हमें सिखाता है कि सच्ची विजय का मार्ग कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरा होता है। लगभग 2500 वर्ष पहले चीन के एक महान रणनीतिकार सुन त्जू ने द आर्ट ऑफ वॉर नामक एक ऐसी कालजयी कृति लिखी जिसने युद्ध के नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। यह केवल युद्ध की रणनीति नहीं, बल्कि जीवन के हर संघर्ष को जीतने का एक गहन दर्शन है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना सदियों पहले था। सुन त्जू ने अपने ग्रंथ के अंतिम 2 अध्यायों, अग्नि द्वारा आक्रमण और जासूसों का उपयोग में यह स्पष्ट किया कि सबसे प्रखर और धारदार शस्त्र है सूचना और बुद्धि। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची विजय बल से नहीं, बल्कि ज्ञान और नियंत्रण से प्राप्त होती है। यह ज्ञान हमें अनावश्यक संघर्षों से बचाता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करने में मदद करता है। सुन त्जू का एक प्रेरक उद्धरण है, यदि शत्रु और स्वयं का ज्ञान है तो 100 युद्धों में भी तुम्हें हार का भय नहीं होगा। यह वाक्य सिर्फ एक सैन्य रणनीति नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और बाहरी दुनिया की समझ का एक गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी चुनौती का सामना करने से पहले हमें अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जानना होगा और अपने प्रतिद्वंद्वी या परिस्थिति को भी समझना होगा। यह ज्ञान ही हमें भयमुक्त और आत्मविश्वास से परिपूर्ण बनाता है, जिससे हम किसी भी रणक्षेत्र में उतरने से पहले ही आधी लड़ाई जीत लेते हैं। अग्नि द्वारा आक्रमण, समय और परिस्थिति का महामंत्र। सुन त्जू कहते हैं कि युद्ध में केवल शस्त्र ही नहीं, बल्कि प्रकृति और तत्वों का प्रयोग भी निर्णायक होता है। यहां आग केवल भौतिक विनाश का प्रतीक नहीं है, यह एक बहुआयामी शक्ति है। यह शत्रु के शिविर को जलाने की आग है, उसके मनोबल को भस्म करने की आग है और उसकी योजनाओं को राख में बदलने की आग है। यह भौतिक और मनोवैज्ञानिक दोनों स्तरों पर प्रहार करती है, जिससे शत्रु भीतर से टूट जाता है।
सुन त्जू ने 5 प्रकार की अग्नि आक्रमण की चर्चा की, जो आज के युग में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। पहला, शत्रु की सेना को जलाना। आधुनिक संदर्भ में यह किसी प्रतिद्वंद्वी की मुख्य शक्ति को सीधे निशाना बनाने जैसा है, जैसे किसी कंपनी के प्रमुख उत्पाद को बाजार से बाहर करना या किसी राजनीतिक दल के मुख्य आधार को कमजोर करना। दूसरा, उसके भंडार और रसद को जलाना। यह किसी व्यवसाय की सप्लाई चेन को बाधित करने या किसी देश की खाद्य सुरक्षा पर हमला करने जैसा है। रसद ही किसी भी अभियान की जीवन रेखा होती है और इसे नष्ट करना शत्रु को पंगु बना सकता है। तीसरा, उसके हथियार और शस्त्रागार को नष्ट करना। आज यह किसी कंपनी की तकनीकी क्षमता को खत्म करना, उसके पेटेंट को चुनौती देना या उसके नवाचार को निष्क्रिय करना है। यह प्रतिद्वंद्वी को उसके सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों से वंचित कर देता है। चौथा, उसके खजाने और आर्थिक संसाधनों को जलाना। यह किसी प्रतिद्वंद्वी की वित्तीय स्थिरता को कमजोर करना है, जैसे आर्थिक प्रतिबंध लगाना, बाजार में उसकी हिस्सेदारी छीनना या उसके राजस्व स्रोतों को सुखा देना। धन के बिना कोई भी अभियान लंबे समय तक नहीं चल सकता। और पांचवा, उसके लोगों और मानसिक बल को भस्म करना। यह सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली आक्रमण है। आज यह कर्मचारियों के मनोबल को तोड़ना, जनता के विश्वास को डिगाना या प्रतिद्वंद्वी के नेतृत्व को बदनाम करना है। यह दर्शाता है कि मानसिक शक्ति भौतिक शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक टूटे हुए मनोबल वाली सेना या संगठन कभी जीत नहीं सकता। सुन त्जू की एक महत्वपूर्ण चेतावनी है, आग से आक्रमण तभी करो जब हवा तुम्हारे पक्ष में हो, अन्यथा वही आग तुम्हें ही भस्म कर देगी। यह वाक्य केवल युद्ध के लिए नहीं, जीवन और प्रबंधन के हर क्षेत्र में लागू होता है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है कि यदि हम उचित समय और अनुकूल परिस्थिति की प्रतीक्षा न करें, तो हमारी अपनी ही शक्ति हमारे लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। यहाँ हवा केवल भौतिक वायु नहीं, बल्कि अनुकूल परिस्थितियों, बाहरी वातावरण, सही समय और तैयारी का एक शक्तिशाली रूपक है। यह इस बात पर जोर देता है कि किसी भी बड़ी कार्रवाई के लिए हमें केवल अपनी आंतरिक शक्ति पर ही नहीं, बल्कि बाहरी परिस्थितियों के संयोग पर भी विचार करना चाहिए। पर्यावरणीय संरेखण की कमी, यानी प्रतिकूल हवा में शक्तिशाली बल का प्रयोग, आत्मविनाश का कारण बन सकता है। इसके विपरीत, जब पर्यावरणीय संरेखण होता है, तब ही शक्तिशाली बल सफलता की ओर ले जाता है। यह हमें रणनीतिक धैर्य और प्रासंगिक बुद्धिमत्ता के महत्व को समझाता है। यह आपके निर्णय के पारिस्थितिकी तंत्र को समझने के बारे में है, न कि केवल अपने तत्काल लक्ष्य के बारे में। आज के युग में इसका अर्थ है, किसी भी बड़े निर्णय, चाहे वह व्यापारिक निवेश हो, राजनीतिक कदम हो या व्यक्तिगत जीवन का मोड़, उसे तभी उठाना चाहिए जब परिस्थितियां अनुकूल हों। बिना समय देखे किया गया कार्य आग की तरह लाभ के बजाय हानि पहुंचा सकता है। एक स्टार्टअप जो बिना बाजार शोध के लॉन्च होता है या एक व्यक्ति जो बिना तैयारी के करियर बदलता है, वे अपनी ही आग से जल सकते हैं, जिससे उनका समय, धन और मनोबल नष्ट हो सकता है। जासूसों का उपयोग, सूचना ही शक्ति है। सुन त्जू के अनुसार युद्ध का सबसे उच्चतम कौशल तलवारों से नहीं, बल्कि सूचना से निर्धारित होता है। उन्होंने लिखा, जो जानता है कि कब लड़े और कब न लड़े, वही विजय प्राप्त करता है। और यह ज्ञान केवल जासूसों से आता है। यह दर्शाता है कि सबसे बड़ी शक्ति शारीरिक बल में नहीं, बल्कि सही समय पर सही, सटीक जानकारी होने में निहित है। यह ज्ञान हमें अनावश्यक संघर्षों से बचाता है और हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह केंद्रित करने में मदद करता है। सुन त्जू ने जासूसों के 5 प्रकार बताए, जो आज भी विभिन्न प्रकार की खुफिया जानकारी एकत्र करने के तरीकों को दर्शाते हैं। पहला, स्थानीय जासूस, वे लोग जो शत्रु के क्षेत्र के निवासी होते हैं। आज यह किसी बाजार के स्थानीय रुझानों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर शोध करने जैसा है, या किसी समुदाय की नब्ज को महसूस करने जैसा है। दूसरा, आंतरिक जासूस, शत्रु के अधिकारी या सैनिक जिन्हें गुप्त रूप से अपने पक्ष में कर लिया जाए। व्यापार में यह किसी प्रतिद्वंद्वी के पूर्व कर्मचारी से अंतर्दृष्टि प्राप्त करना हो सकता है, या किसी संगठन के भीतर से गोपनीय जानकारी प्राप्त करना।
तीसरा, परिवर्तित जासूस, शत्रु के जासूस जिन्हें पकड़कर उल्टा अपने पक्ष में मोड़ दिया जाए। यह प्रतिस्पर्धी की सूचना को निष्क्रिय करना और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करना है, जिससे शत्रु की अपनी ही चालें उसके खिलाफ हो जाएं। चौथा, बलिदानी जासूस, ऐसे जासूस जिन्हें जानबूझकर गलत सूचना देकर भेजा जाए ताकि शत्रु भ्रमित हो। यह रणनीतिक गलत सूचना या बाजार में अफवाहें फैलाने जैसा है ताकि प्रतिद्वंद्वी गलत कदम उठाए, जिससे उसे नुकसान हो और आपको लाभ। और पांचवा, जीवित जासूस, वे जासूस जो शत्रु के क्षेत्र से लौटकर सच्ची जानकारी लाएं। यह सबसे महत्वपूर्ण है, विश्वसनीय और सत्यापित डेटा एकत्र करना जो निर्णय लेने में सहायक हो, क्योंकि अंततः सत्य ही सबसे शक्तिशाली हथियार है। सुन त्जू ने कहा, गुप्तचर वह नींव है जिस पर सेनापति विजय का महल खड़ा करता है। यानी जो सेनापति बिना जानकारी के लड़ता है वह अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। यह वाक्य सूचना के मौलिक महत्व को रेखांकित करता है। यह किसी भी सफल रणनीति की आधारशिला है। यहाँ नींव का रूपक बताता है कि बुद्धिमत्ता कोई विलासिता या अतिरिक्त चीज नहीं है। यह कुछ भी सफल बनाने के लिए एक पूर्ण पूर्व शर्त है। एक विजय का महल रेत पर खड़ा नहीं हो सकता। यह बुद्धिमत्ता को एक उपकरण से उठाकर रणनीति के आधारशिला के रूप में स्थापित करता है। यह दर्शाता है कि बिना ठोस जानकारी के कोई भी प्रयास अस्थिर और पतनशील होगा। मजबूत बुद्धिमत्ता एक ठोस रणनीतिक योजना की नींव रखती है, जिससे प्रभावी निष्पादन और स्थायी विजय प्राप्त होती है। इसके विपरीत कमजोर बुद्धिमत्ता एक त्रुटिपूर्ण रणनीति की ओर ले जाती है, जिसका परिणाम अपरिहार्य विफलता होती है। यह किसी भी जटिल परियोजना या संगठन पर लागू होता है। एक स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले आपको बाजार अनुसंधान की आवश्यकता होती है। एक बड़े नीतिगत बदलाव से पहले आपको डेटा की आवश्यकता होती है। यह इस बात पर जोर देता है कि सूचित निर्णय लेना केवल बेहतर नहीं है, यह अस्तित्व और विकास के लिए आवश्यक है। यह ज्ञान के माध्यम से जोखिम को कम करने और सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने के बारे में है। आधुनिक दुनिया में जासूसी का अर्थ केवल सैनिक नहीं है। यह इंटेलिजेंस, डेटा और रिसर्च है। कंपनियां प्रतिस्पर्धियों की रणनीति जानने के लिए मार्केट रिसर्च करती हैं, देश राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु खुफिया एजेंसियां रखते हैं, और यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता इस पर निर्भर करती है कि हमें सामने वाले की प्रवृत्ति, परिस्थितियों और मनोविज्ञान की कितनी समझ है। डिजिटल युग में यह डेटा एनालिटिक्स है। गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी कंपनियां उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों का अध्ययन कर उन्हें वह प्रस्तुत करती हैं जो उन्हें चाहिए। यही आधुनिक युग की सूचना युद्ध कला है। यह संबंध दर्शाता है कि खुफिया जानकारी एकत्र करने की प्रकृति प्रौद्योगिकी के साथ विकसित हुई है, लेकिन सूचनात्मक लाभ प्राप्त करने का मौलिक सिद्धांत अपरिवर्तित रहता है। यह केवल उपकरणों में बदलाव नहीं है, यह खुफिया जानकारी एकत्र करने की पैमाने और घुसपैठ में एक मौलिक बदलाव है। कंपनियों के पास अब व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार तक अभूतपूर्व पहुंच है, जो भविष्य कहने वाला विश्लेषण और अत्यधिक लक्षित प्रभाव की अनुमति देता है। यह सूचना युद्ध को राज्य स्तरीय संघर्ष से रोजमर्रा के वाणिज्य और सामाजिक संपर्क में बदल देता है। अब युद्ध का मैदान केवल सीमाएं नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का डिजिटल पदचिह्न है। यह डिजिटल युग में गोपनीयता और नियंत्रण के बारे में गंभीर नैतिक प्रश्न उठाता है। जबकि सुन त्जू ने सैन्य लाभ की बात की थी, आधुनिक डेटा एनालिटिक्स उपभोक्ता विकल्पों, राजनीतिक विचारों और यहां तक कि व्यक्तिगत आदतों पर भी शक्ति प्रदान करता है। यह एक नए युद्ध के मैदान का तात्पर्य है, जहां शत्रु अक्सर अनजान उपभोक्ता होता है और विजय बाजार प्रभुत्व या व्यवहार संशोधन है। आज के समय में प्रासंगिकता, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक समाधान। सुन त्जू की यह शिक्षा केवल प्राचीन युद्धभूमि के लिए नहीं थी, बल्कि हर युग के लिए अमूल्य है। यह हमें सिखाती है कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, ज्ञान और नियंत्रण ही सफलता की कुंजी हैं। यह दर्शाता है कि मानव स्वभाव और रणनीतिक चुनौतियां समय के साथ नहीं बदलती, केवल उनका स्वरूप बदलता है। आइए देखें कि आज यह हमें कहाँ प्रेरित करती है। राजनीति और कूटनीति में
देशों की विदेश नीति खुफिया एजेंसियों और गुप्त जानकारी पर टिकी होती है। कौन सा राष्ट्र कब आक्रमण कर सकता है, कौन सा समझौता लाभकारी होगा, ये सब जानकारी ही तय करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा और वैश्विक संबंधों में सूचना का महत्व सर्वोपरि है। एक गलत जानकारी पूरे राष्ट्र को खतरे में डाल सकती है। व्यापार जगत में किसी कंपनी की सफलता इस पर निर्भर करती है कि उसे प्रतियोगियों, उपभोक्ताओं और बाजार की कितनी गहरी समझ है। बिना रिसर्च के व्यवसाय करना ऐसा है जैसे बिना मानचित्र के रेगिस्तान में चलना। मार्केट इंटेलिजेंस और डेटा संचालित निर्णय आज के कॉरपोरेट युद्ध क्षेत्र में महत्वपूर्ण हैं, जहां एक छोटी सी जानकारी भी बड़ा लाभ या हानि करा सकती है। व्यक्तिगत जीवन में यदि हमें स्वयं की ताकत और कमजोरी का ज्ञान है और दूसरों के स्वभाव को समझने की कला आती है, तो हर संघर्ष में हम विजयी हो सकते हैं। आत्मजागरूकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता व्यक्तिगत और व्यावसायिक संबंधों में सफलता की नींव है। यह हमें बेहतर निर्णय लेने और संघर्षों को अधिक प्रभावी ढंग से हल करने में मदद करती है। डिजिटल युग में आज की जासूसी है डेटा एनालिटिक्स। गूगल, अमेजन और फेसबुक जैसी कंपनियां उपयोगकर्ताओं की गतिविधियों का अध्ययन कर उन्हें वह प्रस्तुत करती हैं जो उन्हें चाहिए। यही आधुनिक युग की सूचना युद्ध कला है। यह दिखाता है कि कैसे सूचना का प्रवाह और विश्लेषण अब युद्ध का एक नया आयाम बन गया है, जहां डेटा ही तेल है और एल्गोरिदम तलवारें। निष्कर्ष, जीवन का युद्ध बुद्धि से जीतें। सुन त्जू ने कहा था, यदि लाभ न हो तो मत चलो, यदि शत्रु को न जानो तो मत भिड़ो, यदि विजय निश्चित न हो तो युद्ध में मत उतरो। यह वाक्य केवल सेनापतियों के लिए नहीं, हम सबके लिए है। यह हमें सिखाता है कि आवेग में आकर कोई निर्णय न लें, बल्कि हर कदम सोच समझकर, लाभ-हानि का आकलन करके और पूरी जानकारी के साथ उठाएं। यह उद्धरण युद्ध को एक शाब्दिक लड़ाई से जीवन के युद्ध के रूप में रणनीतिक निर्णयों की एक श्रृंखला में बदल देता है। सुन त्जू का ज्ञान युद्ध के मैदान से परे जाकर स्वयं जीवन को नेविगेट करने का एक दर्शन बन जाता है। इसका तात्पर्य है कि हमारे द्वारा किया गया हर महत्वपूर्ण चुनाव एक युद्ध है, जहां बुद्धिमत्ता, समय और आत्मज्ञान के सिद्धांत सर्वोपरि हैं। यह रणनीतिक सोच का लोकतंत्रीकरण करता है। इसे केवल जनरलों या सीईओ के लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए प्रासंगिक बनाता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में हर मोड़ पर हमें एक सेनापति की तरह सोचना चाहिए।